फिल्म 1878 में आर्कनसॉ में शुरू होती है। एक फैमिली मैन फ्रैंक रॉस ने टॉम चेनी नाम का एक वर्कर रखा। फ्रैंक टॉम को फोर्ट स्मिथ ले गया ताकि वो कुछ घोड़े लाने में मदद करे जो उसने खरीदे थे। लेकिन वहां टॉम ने अपने सारे पैसे शराब पीने और ताश खेलने में उड़ा दी। टॉम ने फिर लोगों को गन फाइट के लिए चैलेंज किया। फ्रैंक ने टॉम को शांत करने की कोशिश की, लेकिन टॉम ने गोली मारकर उसे मार डाला। फिर टॉम ने फ्रैंक के सोने के सिक्के चुराए और भाग गया। ये सब होने के बाद शेरिफ ने अपने आदमियों को टॉम को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि टॉम एक खतरनाक अपराधी लकी नेट पेपर और उसके गैंग में शामिल हो गया था। वो लोग इंडियन टेरिटरी की तरफ भाग गए जहां शेरिफ नहीं जा सकता था। तो शेरिफ ने हार मान ली और अपने आदमियों को वापस बुला लिया, क्योंकि फ्रैंक तो बस एक विजिटर था जिसे शहर में कोई जानता भी नहीं था। कुछ दिन बाद बुरी खबर फ्रैंक की फैमिली तक पहुंची। उसकी बीवी का दिल टूट गया। फ्रैंक के 3 छोटे बच्चे थे, 14 साल की मैटी, उसकी छोटी बहन विक्टोरिया और उसका बेबी भाई फ्रैंक जूनियर। पूरा परिवार टूट गया। चूंकि फ्रैंक जूनियर अभी बच्चा था, मैटी ने फैसला किया कि उसे अपने पिता के बिजनेस को संभालना होगा और टॉम को इंसाफ के कटघरे में लाना होगा। तो मैटी अपने बटलर यानिल के साथ फोर्ट स्मिथ गई। वो अंडरटेकर के पास गए अपने पिता की लाश लेने के लिए। मैटी ने फैसला किया कि यानिल उसके पिता की लाश घर ले जाए, जबकि वो फोर्ट स्मिथ में रुककर बाकी सब कुछ संभाले। उन दोनों के लिए ठहरने की जगह के पैसे नहीं थे। काफी बहस के बाद मैटी ने यानेल को जाने के लिए मना लिया। हालांकि उसे एक छोटी लड़की को अकेले अजनबी शहर में छोड़ना पसंद नहीं आया। उसने अंडरटेकर को अपने सारे पैसे दिए और अपने पिता को अच्छे से अलविदा कहा। फिर मैटी ने अंडरटेकर को मना लिया कि वो वहीं फ्री में रात गुजार सके, और वो शरीफ को ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में मैटी ने 3 अपराधियों को फांसी पर लटकते देखा। वो भीड़ में शामिल हो गई देखने के लिए। जब अपराधियों की मौत पर सबने खुशी मनाई, तो मैटी को पता चला कि शरीफ कौन है, और वो टॉम के बारे में उससे बात करने गई। शरीफ ने समझाया कि वो टॉम को नहीं पकड़ सकता। उसे दिख गया कि मैटी वाकई टॉम को पकड़वाना चाहती है, तो उसने उसे कहा कि वो एक यूएस मार्शल को बाउंटी हंटर के तौर पर हायर करे, वरना टॉम को पकड़ना मार्शल्स के लिए जरूरी नहीं होगा। तो मैटी ने ध्यान से 3 कैंडिडेट्स को देखा जो शरीफ ने सुझाए। उसने सबसे सख्त वाले को चुना, जिसका नाम रूबन रूस्टर कॉकबर्न था, और उसे ढूंढने निकली। घंटों खोजने के बाद मैटी ने रूस्टर को ढूंढ लिया और एक लोकल बार के आउटहाउस तक उसका पीछा किया। उसने उससे अपना केस लेने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। उस रात मैटी अंडरटेकर के पास वापस गई और बहादुरी से मॉर्ग मिस हो गई। अगली सुबह मैटी जल्दी उठ गई। उसे पैसे चाहिए थे ताकि रूस्टर को मना सके उसकी मदद करने के लिए। वो कर्नल स्टोनहिल नाम के एक हॉर्स ट्रेडर से बात करने उसकी दुकान पर गई। वो सीधे अंदर घुसी और डिमांड की कि वो उन घोड़ों को वापस खरीदे जो उसने उसके पिता को बेचे थे। कर्नल हैरान हो गया और झटपट मना कर दिया। लेकिन मैटी हार मानने वाली नहीं थी। उसने सख्त सौदेबाजी की और कोर्ट ले जाने की धमकी दी। उसने कहा कि उसके पिता का घोड़ा कर्नल की देखरेख में मारा गया। काफी बहस के बाद कर्नल को मैटी का ऑफर मानना पड़ा। उसने वादा किया कि वो पैसे देगा जब वो अपने वकील से एक लेटर लाएगी जिसमें कहा हो कि वो जिम्मेदार नहीं है। फिर मैटी ने कर्नल को मना लिया कि वो उसे फौरन कुछ पैसे दे दे। वो मोनाक बोर्डिंग हाउस की तरफ निकली जहां उसके पिता रुके हुए थे। वहां मालकिन मिसेस फ्लॉयड ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसके पिता का सामान दिया, जिसमें उसकी बंदूक भी शामिल थी। मिसेस फ्लॉयड ने मैटी को एक बूढ़ी औरत के साथ शेयर रूम किराए पर दिया, क्योंकि बोर्डिंग हाउस पूरा भरा हुआ था उन लोगों से जो फांसी देखने आए थे। उस रात मैटी सो नहीं पाई, क्योंकि बूढ़ी औरत खर्राटे मारती रही। अगली सुबह हालांकि वो थकी हुई थी, मैटी जल्दी उठ गई और रूस्टर को कोर्ट हाउस में ढूंढा। उसने उसे एक शूटिंग के बारे में बात करते सुना और समझ गई कि वो अपनी बंदूकों का इस्तेमाल करने से नहीं डरता। हियरिंग के बाद फिर मैटी रूस्टर के पास गई। उसने अपना केस दिखाया और रिवॉर्ड मनी जो उसने तैयार रखी थी। वो वाकई चाहती थी कि वो मदद करे, लेकिन रूस्टर ने मना कर दिया क्योंकि मैटी लीगल डील करने के लिए बहुत छोटी थी। अगली सुबह मैटी हैरान रह गई जब उसने अपने कमरे में लबफ नाम का एक टेक्सास रेंजर पाया। वो सोच रही थी कि क्या हो रहा है। लबफ ने समझाया कि वो महीनों से टॉम का पीछा कर रहा है, क्योंकि टॉम ने एक स्टेट सेनेटर को भी मार डाला था। उसने टॉम के पीछे जाने में मैटी और रूस्टर के साथ जुड़ने की मांग की, लेकिन मैटी ने उसे मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि टॉम को टेक्सास ले जाया जाए। वो चाहती थी कि उसे फोर्ट स्मिथ में फांसी दी जाए अपने पिता को मारने के लिए। उसने टेक्सास रेंजर का मजाक उड़ाया कि उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया। फिर मैटी ने अपने वकील से लेटर लिया और कर्नल स्टोनहिल को दिया। जैसे कर्नल उसे पैसे दे रहा था, मैटी ने उसे फिर चौंका दिया। उसने उसे मना लिया कि वो एक घोड़ा उसे वापस फेयर प्राइस पर बेच दे। डील होने के बाद मैटी कर्नल की स्टेबल गई, एक काला घोड़ा चुना और उसका नाम लिटिल ब्लैकी रखा। इसके बाद मैटी ने रूस्टर को ट्रैक किया और उसे ग्रोसरी स्टोर के पीछे सोते हुए पाया।
काफी बातचीत के बाद मैटी ने मार्शल को उसकी कीमत पर केस लेने के लिए मना लिया, लेकिन फिर उनकी एक और लड़ाई हो गई। मैटी ने कहा कि वो रूस्टर के साथ इंडियन कंट्री जाएगी क्योंकि उसे डर था कि वो सारे पैसे पीने में उड़ा देगा और काम नहीं करेगा। काफी देर बहस करने के बाद मार्शल मान गया। उसने अगली सुबह मैटी से मिलने और उसके साथ निकलने का वादा किया। उस शाम मैटी ने अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी अपने प्लान्स के बारे में और वादा किया कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेगी। अगली सुबह मैटी लिटिल ब्लैकी के साथ निकली और टाइम पर ग्रोसरी स्टोर पहुंची, लेकिन वहां मैटी को पता चला कि रूस्टर ने उसके लिए घर की ट्रेन टिकट और एक चिट्ठी छोड़ी थी। चिट्ठी में लिखा था कि वो उसके बिना चला गया है और उसे कहा कि वो उसे अकेला छोड़ दे अपना काम करने के लिए। लेकिन मैटी ने हार नहीं मानी। वो नदी की तरफ भागी और रूस्टर और लबर्फ को उसके पार इंडियन कंट्री में देखा। उसने एक लोकल आदमी से मदद मांगी पार करने के लिए, लेकिन आदमी ने कहा कि रूस्टर ने उसे बताया था कि वो आने वाली है और उसे शेरिफ के पास ले जाना है। उसने उसे जबरदस्ती वापस ले जाने की कोशिश की। अचानक मैटी ने आदमी पर हमला किया, लिटिल ब्लैकी पर चढ़ी और नदी में घुड़दौड़ करके निकल पड़ी। जैसे रूस्टर और लबर्फ हैरानी से देख रहे थे, मैटी और लिटिल ब्लैकी नदी तैरकर पार की, इंडियन कंट्री में पहुंच गए और उनके साथ जुड़ गए। फिर मैटी ने रूस्टर को डांटा उसे पीछे छोड़ने के लिए। उसने धमकी दी कि वो उसे चोर के तौर पर रिपोर्ट करेगी क्योंकि उसने उनका डील तोड़ा। लबर्फ बहुत गुस्से में आ गया मैटी की इतनी हिम्मत देखकर। उसने उसे घोड़े से जबरदस्ती उतारा और बेइज्जती करने के लिए उसे थप्पड़ मारे। मैटी ने छूटने की कोशिश की और रूस्टर से भीख मांगी कि वो उसकी मदद करे। कुछ मिनट बाद रूस्टर ने अपनी बंदूक लबर्फ पर तानी और उसे रुकने को कहा। इसके बाद तीनों ने पूरा दिन साथ सफर किया। उस रात वो आग के पास आराम करने के लिए रुके, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, रूस्टर और लबर्फ एक लंबी बहस में पड़ गए, अपने अलग अलग विश्वासों और बैकग्राउंड को लेकर। मैटी को टेंशन कम करनी पड़ी। अगली सुबह मैटी को रूस्टर के साथ अकेले में थोड़ा वक्त मिला। उसने डिमांड की कि वो लबर्फ के साथ उसकी डील के बारे में और बताए। उसे पता चला कि उन्होंने टॉम को पकड़कर टेक्सास ले जाने और रिवॉर्ड मनी बांटने का वादा किया था। वो बहुत गुस्से में आ गई और समझाया कि उसे टॉम को फोर्ट स्मिथ में मरवाना है। फिर लबर्फ बातचीत में शामिल हुआ, लेकिन वो मार्शल के साथ एक और बहस में पड़ गया। इससे उनकी डील खत्म हो गई और लबर्फ अपने रास्ते चला गया। मैटी और रूस्टर आगे बढ़ते रहे और जल्द ही मार्शल के दोस्त बैगबी की दुकान पर पहुंचे। वहां रूस्टर को पता चला कि नेड के आदमियों में से एक, जिसका नाम कोक हेस था, वहां रुका था और फ्रैंक के सोने के सिक्के का इस्तेमाल करके सामान खरीदा था। फिर रूस्टर ने अंदाजा लगाया कि शायद गैंग उत्तर की तरफ वाइंडिंग स्टेयर माउंटेन्स गया होगा। वो मैटी के साथ वहां की तरफ निकल पड़ा। वहां की लंबी यात्रा पर रूस्टर ने मैटी को अपने अतीत के बारे में बताया, जिसमें उसकी पर्सनल लाइफ और यूएस मार्शल के तौर पर उसके कई अनुभव शामिल थे। जंगल में आधे दिन सफर करने के बाद उन्हें पेड़ों में लटकी एक मुर्दा लाश मिली। रूस्टर जानना चाहता था कि वो कौन है और चेक करना चाहता था कि कहीं वो उसे जानता तो नहीं। उसने मैटी से कहा कि वो पेड़ पर चढ़े और आहिस्ता से लाश को काट कर नीचे लाए, क्योंकि वो खुद बहुत बूढ़ा और भारी था। जल्द ही एक लोकल आदमी घोड़े पर आया। जब उसने कंफर्म किया कि रूस्टर लाश को नहीं जानता, तो वो उसे अपने साथ ले गया, उम्मीद में कि वो उसे सामान के बदले ट्रेड कर सकेगा। दोनों पहाड़ों की तरफ बढ़ते रहे, लेकिन जल्द ही एक गोली की आवाज से रुक गए। लोकल आदमी ने उन्हें वार्निंग देने के लिए फायर किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे वो इंतजार कर रहे थे कि कौन उनका पीछा कर रहा है, उन्हें एक बूढ़ा डेंटिस्ट दिखाई दिया, जिसे देखकर वो हैरान रह गए। उसने उन्हें अपनी मेडिकल सर्विसेज का ऑफर दिया और बताया कि कुछ मील दूर एक डगआउट की तरफ जाएं रात के लिए शेल्टर लेने के लिए। फिर वो अपने रास्ते चला गया। कुछ घंटों बाद वो डगआउट तक पहुंचे और देखा कि एमिट क्विंसी और मून नाम के दो बदमाश अंदर थे। रूस्टर ने मैटी से कहा कि वो छत पर चढ़े और चिमनी को ब्लॉक करे। इससे छोटा घर धुएं से भर गया। जल्द ही गन फाइट शुरू हो गई और रूस्टर ने मून को बुरी तरह घायल कर दिया। घर के अंदर एमिट ने कहा कि उसे नहीं पता नेड या टॉम कहाँ है और उसने रूस्टर की मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन मून बताना चाहता था कि उसे क्या पता है, ताकि उसे अपनी चोटों के लिए मदद मिल सके। जैसे मून ने जानकारी शेयर करने की कोशिश की, एमिट ने हमला करके उसे मार डाला। रूस्टर ने फौरन एमिट को मार दिया। मरने से पहले मून ने उन्हें बताया कि नेड और उसके आदमी डगआउट पर आ रहे हैं। उसने अपने परिवार को विदाई का संदेश भी भेजा। फिर रूस्टर और मैटी डगआउट से निकले और पास ही अंधेरे में छुप गए। वो अपने टारगेट का इंतजार कर रहे थे ताकि सरप्राइज अटैक कर सकें। लेकिन कुछ मिनट इंतजार करने के बाद उन्होंने देखा कि लब्यू आ रहा है और डगआउट की तरफ जा रहा है। बदकिस्मती से इससे पहले कि वो लब्यू को खतरे के बारे में वार्न कर पाते, नेड और उसका गैंग आ गया। जैसे रूस्टर और मैटी देख रहे थे, गैंग लब्यू को घात लगाने के लिए डगआउट में घुस गया।
रूस्टर ने उनमें से कुछ को गोली मारकर मार दिया। जल्द ही गैंग ने वापस गोलियां चलाईं और एक बड़ी शूटआउट शुरू हो गई। बदकिस्मती से रूस्टर ने गलती से लबियो के कंधे में गोली मार दी। लबियो को बांध दिया गया और मैदान में घसीटा गया। जैसे अफरा तफरी जारी रही, रूस्टर ज्यादातर आदमियों को मारने में कामयाब हो गया, सिवाय नेड के, जो जल्दी से भाग गया। जब सेफ हो गया तो उन्होंने लबियो को चेक किया और पता चला कि वो ठीक हो जाएगा। फिर मैटी बेताबी से चारों तरफ मुर्दा लाशों को चेक करने लगी। वो बहुत निराश थी कि उनमें से कोई भी टॉम नहीं था। सब कुछ देखने के बाद रूस्टर ने अंदाजा लगाया कि नेड शायद वापस जाकर कम से कम कुछ दिनों के लिए पहाड़ों में छुप जाएगा। उसने वहां जाने और अगले दिन गैंग का सामना करने का प्लान बनाया। फिर उन्होंने लबियो की चोट साफ की और पट्टी बांधी। आदमी रात के लिए डगआउट के अंदर गए, जबकि मैटी लिटिल ब्लैकी के साथ थोड़ी देर और बाहर रही। उसने उत्साह से घोड़े को उनके प्लान के बारे में बताया कि वो गैंग पर घात लगाएंगे और वादा किया कि जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैटी डगआउट में वापस गई और लबियो को टॉम के अपराधों की लिस्ट बनाते, उसके इस्तेमाल किए गए अलग अलग नकली नामों के बारे में और उसे ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई ये सब बताते पाया। तीनों ने रात वहीं बिताई और अगली सुबह जल्दी निकलने का प्लान बनाया। लेकिन अगली सुबह मैटी और लबियो परेशान हो गए ये देखकर कि रूस्टर ने पूरी रात शराब पीने में गुजार दी बिना सोए। सफर में कुछ घंटों बाद रूस्टर, जो अभी भी नशे में था, लबियो से लड़ाई मोल ले लिया। उसने उससे कहा कि वो घर चला जाए क्योंकि उसकी चोट ने उसे कमजोर बना दिया है। लबियो ने मना कर दिया और मार्शल की निशानेबाजी पर अपने शक जाहिर किए। इससे रूस्टर गुस्से में आ गया और उसने अपनी स्किल दिखाने का फैसला किया। आदमियों ने अगले कुछ मिनट एक शूटिंग गेम में बिताए। हर कोई दूसरे से तेज टारगेट को हिट करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार मैटी ने दखल दिया और उन्हें याद दिलाया कि उन्हें अपराधियों को पकड़ना है। आदमी शांत हो गए और तीनों मुश्किल सफर पर आगे बढ़ते रहे। वो पूरा दिन सफर करते रहे और आखिरकार पहाड़ पर पहुंचे। उन्हें एक गुफा मिली और उन्होंने नेड और उसके आदमियों को बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन निराश हो गए ये देखकर कि वहां कोई नहीं था। उस रात उन्होंने आग जलाई और जंगल में कैंप लगाया। मैटी ने घायल लबियो की देखभाल करने की कोशिश की। अभी भी नशे में मार्शल ने लबियो को फिर चैलेंज किया और सवाल किया कि उसके पास देने के लिए क्या है। इससे लबियो इतना गुस्से में आ गया कि उसने अपने रास्ते जाने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे लबियो जाने की तैयारी कर रहा था, मार्शल ने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि वो इस मिशन को छोड़ रहा है। उसने समझाया कि टॉम, नेड और गैंग शायद अब तक देश छोड़ चुके होंगे। उसने लबियो से कहा कि वो मैटी को अपने साथ ले जाए। लबोफ मार्शल पर बहुत गुस्से में आ गया, इतने गैर जिम्मेदार होने के लिए और एक छोटी लड़की को बीच में कहीं छोड़ देने के लिए। उसने उसे खरी खरी सुनाई। मैटी ने दखल दिया और आदमियों को शांत करने की कोशिश की। उसने उन्हें बताया कि वो हार मानने के लिए बहुत करीब है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। इसके बजाय रूस्टर नशे में बड़बड़ाता रहा कि कैसे सब कुछ बेकार है। उसने मैटी के साथ अपनी डील ऑफिशियली खत्म कर दी और बेहोश हो गया। फिर मैटी लबोफ के पीछे भागी और उससे भीख मांगी कि वो उसे अपने साथ ले चले, लेकिन लबोफ ने मना कर दिया। उसने समझाया कि मार्शल सही था, कि केस ठंडा पड़ चुका है। उसने कहा कि टॉम का पीछा करते रहना बेकार है। हालांकि मैटी निराश थी। उसने लबोफ का शुक्रिया अदा किया सब कुछ के लिए और उसकी बहादुरी की तारीफ की। उसने माना कि उसने उसके बारे में गलत राय बनाई थी और कि उसने गलत आदमी को हायर किया था। लबोफ ने कहा कि उसने भी उसके बारे में गलत सोचा था। उसकी समझदारी, डेडिकेशन और ताकत की तारीफ की और इज्जत दिखाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मैटी ने लबोफ का हाथ मिलाया। दोनों ने इमोशनल अलविदा कहा और टेक्सास रेंजर रात में घोड़ा दौड़ाकर चला गया। मैटी रूस्टर के पास वापस गई और उसकी देखभाल की जब वो बेहोश पड़ा था। अगली सुबह जब मार्शल अपने हैंगओवर से उभर रहा था, मैटी जल्दी उठी और पास की नदी पर पानी लेने गई। वहां एक बड़े सरप्राइज में मैटी ने दूर से टॉम को देखा। वो अपने घोड़ों को नदी में पानी पिला रहा था। पहले तो टॉम को शक हुआ जब उसने मैटी को देखा और उसने अपनी राइफल निकाली, लेकिन फिर उसने उसे पहचान लिया, शांत हो गया और आहिस्ता से उसकी तरफ चलने लगा। वो सोच रहा था कि वो घर से इतनी दूर क्या कर रही है। जल्द ही टॉम को अपनी जिंदगी का झटका लगा जब छोटी लड़की ने अपने मरे हुए पिता की बंदूक निकाली। उसने ऑर्डर दिया कि वो हथियार डाल दे, उसके पीछे फोर्ट स्मिथ चले और कानून का सामना करे। टॉम हैरान था उसकी इतनी हिम्मत देखकर। उसने उसके ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। हालांकि मैटी ने झूठ बोला और कहा कि उसके पास कई ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जैसे टॉम धमकी भरे अंदाज में मैटी की तरफ बढ़ा, उसने उसकी साइड में गोली मार दी। हालांकि वो बंदूक की किक से गिर गई। वो जल्दी से उठी उसे खत्म करने के लिए। उसने डिमांड की कि टॉम उसे उसके पिता के बाकी सोने के सिक्के दे दे। जंगल में मार्शल खुशकिस्मती से गोली की आवाज से जाग गया और मैटी को आवाज दी।
उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन चीजें और बिगड़ गई जब मैटी की बंदूक जाम हो गई और टॉम को गोली नहीं चला पाई। वो जल्दी से उसके पास पहुंच गया। वो उसे किडनैप करने लगा जैसे मार्शल मौके पर पहुंचा। कुछ मिनट बाद नेड ने मैटी को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। उसने उसका ब्लफ पकड़ लिया और उसे मजबूर किया कि वो मान ले कि उसकी टीम में सिर्फ रूस्टर है। नेड ने रूस्टर को आवाज दी और धमकी दी कि वो लड़की को मार देगा जब तक वो नहीं चला जाता। मार्शल ने अपने सालों के अनुभव का इस्तेमाल किया ये फिगर करने के लिए कि क्या करना है। उसने दिखावा किया कि उसे मैटी की सेफ्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने नेड से कहा कि वो मैटी और टॉम को पीछे छोड़कर भाग जाए। बदले में उसने ऑफर किया कि वो जल्द आने वाले यूएस मार्शल्स को गुमराह करेगा ताकि गैंग साफ निकल सके। फिर नेड मैटी को पहाड़ी पर गैंग के कैंप में ले गया और उसे खाना खिलाया। जल्द ही टॉम पहुंचा और उसकी चोट का इलाज करवाया, जबकि वो मैटी पर बुरा भला बोल रहा था। फिर नेड ने मैटी को एक तरफ ले जाकर पूछा कि वो मार्शल के साथ कैसे उलझ गई। उसने देखा कि छोटी लड़की कितनी बहादुर थी, जैसे उसने टॉम के अपराध और उसे इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए वो कितनी दूर गई, ये सब समझाया। नेड ने फिर अपने उन आदमियों के बारे में पूछा जो कुछ दिन पहले डगआउट पर गोली से मारे गए थे। मैटी ने विस्तार से समझाया कि उनमें से हर एक के साथ क्या हुआ। जल्द ही नेड ने दूर से रूस्टर को देखा। उसने उसे गोली चलाते सुना जो उसे बता रही थी कि वो एरिया छोड़ दे। नेड ने वापस गोली चलाई ये दिखाने के लिए कि उसे मैसेज मिल गया और अपने आदमियों के साथ भागने की तैयारी करने लगा। नेड ने समझाया कि उनके पास काफी घोड़े नहीं हैं। उसने टॉम को ऑर्डर दिया कि वो अभी मैटी के साथ पीछे रुके। उसने वादा किया कि वो जितनी जल्दी हो सके उसे लेने के लिए किसी को भेजेगा। उसने टॉम को वार्न किया कि वो मैटी को चोट न पहुंचाए, वरना उसे पैसे नहीं मिलेंगे। जल्द ही मैटी को अपने पिता के कातिल के साथ वक्त गुजारने पर मजबूर होना पड़ा। वो डरी हुई थी। सेफ रहने की उम्मीद में मैटी ने टॉम से वादा किया कि अगर उसने उसे अकेला छोड़ दिया तो वो कोर्ट में उसके लिए अच्छी गवाही देगी। लेकिन टॉम निराश महसूस कर रहा था और उसे लगा कि गैंग ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। उसने हमला किया और मैटी का गला घोटने लगा। खुशकिस्मती से लबॉफ कहीं से निकला, टॉम को बेहोश कर दिया और छोटी लड़की को बचा लिया। फिर लबॉफ ने समझाया कि उसने पहले नदी के पास गोली की आवाज सुनी और वापस भाग आया। उसे मार्शल मिला और उन्होंने मैटी को बचाने का प्लान बनाया। इसी तरह उसने उस तक अपना रास्ता खोजा। इस बीच प्लान के मुताबिक रूस्टर अपनी नेड के साथ डील से पलट गया। वो वापस मुड़ा और उसका और उसके 3 आदमियों का सामना किया। जैसे लबॉफ और मैटी एक पहाड़ी से देख रहे थे, नेड ने रूस्टर को उनकी डील याद दिलाई और उससे कहा कि वो उन्हें जाने दे, लेकिन रूस्टर ने मना कर दिया। उसने बाकी आदमियों से कहा कि वो हथियार डाल दें और नेड को ऑर्डर दिया कि वो हार मान ले। लेकिन ये प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। काफी बहस के बाद रूस्टर ने अपने दोनों हाथों से गोलियां चलानी शुरू की और बहादुरी से चारों आदमियों पर चार्ज किया। गन फाइट बहुत तेज हो गई। रूस्टर गैंग के 2 मेंबर्स को मारने में कामयाब हो गया और एक भाग गया, लेकिन इस दौरान उसे गोली लग गई। जल्द ही रूस्टर के घोड़े को गोली लगी और वो गिर गया। बुरी तरह घायल नेड ने इस मौके का फायदा उठाया और रूस्टर को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो जल्द ही लबॉफ की 400 गज दूर से की गई शानदार गोली से मारा गया। लेकिन इससे पहले कि लबॉफ और मैटी इस कमाल की गोली का जश्न मना पाते, टॉम जाग गया। वो चुपके से उनके पास पहुंचा, लबॉफ को अपनी बंदूक से मारा और उसे बेहोश कर दिया। मैटी झटके से जल्दी उभरी, खुद को संभाला और टॉम के हाथ से राइफल छीन ली। उसने फिर एक पल लिया अपने पिता के कातिल का सामना करने के लिए दृढ़ता से और उसे पहाड़ी से गोली मार दी। बदकिस्मती से इससे पहले कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेने का जश्न मना पाती, राइफल की किक ने छोटी पतली लड़की को एक सांपों की खो में गिरा दिया। जैसे मैटी लबॉफ से मदद के लिए चिल्लाई, उसने अपने बगल में एक मुर्दा लाश देखी। उसने उसे अपनी तरफ खींचा, उम्मीद में कि वो उसके ऊपर रखी राइफल ले सके। लेकिन फिर मैटी ने लाश में छुपा एक रैटल स्नेक देखा और बहुत डर गई। जल्द ही रूस्टर आया, मैटी की बढ़ती चीखें सुनी, खो के मुंह तक पहुंचा, एक रस्सी फेंकी और उसे बचाने के लिए अंदर कूद गया। लेकिन रैटल स्नेक ने मैटी के हाथ को काट लिया। रूस्टर ने सांप को गोली मारकर मार डाला। मैटी तक पहुंचा, उसके हाथ पर कांटे की जगह को चाकू से चिन्हित किया और जहर चूसकर निकाल दिया। रूस्टर ने फिर मैटी को आजाद किया, उसे उठाया और लबॉफ से कहा कि वो उन्हें ऊपर खींचे। फिर रूस्टर ने जल्दी से मैटी को लिटिल ब्लैकी पर बिठाया और लबॉफ का शुक्रिया अदा किया उसकी जान बचाने के लिए। आखिरकार आदमियों ने सच में एक दूसरे से सुलह कर ली और इज्जत से अलविदा कहा। फिर मार्शल ने वादा किया कि वो लबॉफ के लिए मदद भेजेगा और मैटी को जितना जल्दी हो सके डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए भाग निकला। रूस्टर पूरा दिन शहर वापस की मुश्किल यात्रा पर घोड़ा दौड़ाता रहा। उसने लिटिल ब्लैकी को और भी तेज चलाने के लिए दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन आधी रात तक बेचारा घोड़ा बहुत थक गया और गिर पड़ा। रूस्टर ने सावधानी से मैटी को उठाया, जो होश में नहीं थी, और लिटिल ब्लैकी को गोली मारकर मार डाला। बीमार लड़की को उठाकर रूस्टर पैदल चलता रहा। घंटों बिना रुके चलने के बाद रूस्टर बैगबी की दुकान तक पहुंचा और मदद के लिए आवाज लगाई। जब तक बेहोश मैटी को मेडिकल केयर मिली, उसका हाथ काला पड़ चुका था और उसे काटना पड़ा। मार्शल तब तक इंतजार करता रहा जब तक छोटी लड़की खतरे से बाहर नहीं हो गई और फिर अपने रास्ते चला गया।
25 साल बाद 1903 में रूस्टर ने मैटी को लिखा कि वो एक ट्रैवलिंग वाइल्ड वेस्ट शो में शामिल हो गया है। उसने उसे मेम्फिस में उसे देखने के लिए इनविटेशन भेजा। लेकिन जब वो वहां पहुंची, मैटी का दिल टूट गया, ये जानकर कि मार्शल 3 दिन पहले मर चुका था। उसे कन्फेडरेट कब्रिस्तान में दफनाया गया था। मैटी, जिसने कभी शादी नहीं की, अपना परिवार नहीं बनाया, फिर रूस्टर की लाश को अर्कनसॉ में अपने फैमिली कब्रिस्तान में शिफ्ट करवा लिया। वो अक्सर उससे मिलने जाती थी, हालांकि लोकल लोग इसके बारे में गॉसिप करते थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।